नमस्कार। कॉफी हाउस के विशेष कार्यक्रम चर्चा चौकसे पर हम एक बार फिर आपके सामने हैं। हर बार की तरह एक विशेष व्यक्तित्व हमारे कॉफी हाउस विचार मंच पर मौजूद होते हैं, जिसके मन में शहर की विकास की कल्पना होती है कि हमारा शहर कैसा हो, हम उसे किस रास्ते पर आगे ले जाएं ताकि शहर लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ सके। आज हमारे मंच पर भाजपा महानगर के अध्यक्ष GS ठाकुर हैं। इनके दूसरा कार्यकाल है ये। पहले कार्यकाल में बेहतर तरीके से पार्टी को संभाला, संचालित किया, इसलिए दूसरा कार्यकाल मिला। और आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी नज़र में, पार्टी की नज़र में शहर कहाँ है, उसे कहाँ होना चाहिए था, संगठन के माध्यम से संगठन का सत्ता पर कितना प्रेशर रहता है विकास के कामों को लेकर, उन सब के बारे में खुले मंच पर खुले दिल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है GS ठाकुर जी, कॉफी हाउस विचार मंच पर। हम जानना चाहते हैं, इस मंच के माध्यम से जो लोग आते हैं, जबलपुर शहर के विकास की संकल्पना को देते हैं कि जबलपुर शहर बहुत तेजी से आगे बढ़े। सबके अपने अपने विचार हैं, कहाँ कमी है लोग शेयर करते हैं। आज आप हमारे मंच पर हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज हमारा जबलपुर जहाँ है वो किस स्थिति में है और उससे कहाँ होना चाहिए था, और आप कहाँ ले जाने की आपके मन में कल्पना है। जब हम तुलना करने बैठते हैं तो पीछे पलट के एक बार देखने की जरूरत पड़ती है जी। और जब हम पीछे पलट कर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने विकास की कुछ मंजिलें तय की हैं। अभी बहुत कुछ तय करना बाकी है, इसमें कोई संदेह नहीं कि मध्य प्रदेश के अन्य महानगरों, इंदौर वगैरह, भोपाल की तुलना में हम भौतिक रूप से उतना विकास नहीं कर पाए हैं। परंतु जब हम तुलना करने बैठते हैं तो ये लगता है कि पिछले 15-18 सालों में जबलपुर जब संभाला गया था उस समय सड़क, पानी और बिजली की बड़ी समस्याएं हुआ करती थी। जी जी। मैं सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों की बात नहीं करता, मैं शहर के अंदर की सड़कों की बात भी करना चाहता हूँ। नालियां नहीं थी ढंग से, कच्ची नालियों का शहर था। छोटे छोटे चौराहे थे जो विगत 15 सालों में ही विकसित हुए हैं। बहुत से ताल तलैयों का संरक्षण हमने किया है, हमारी पार्टी ने किया है। बहुत से ताल तलैयों का संरक्षण होना भी बाकी है। निश्चित रूप से 52 ताल तलैयों के शहर को कितना सुंदर होना चाहिए, पेयजल और अन्य पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए, उस मामले में अभी हम समुचित जो हमें जिस मंजिल तक पहुंचना चाहिए वहां तक अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं। परंतु भौतिक विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमने काफ़ी सोपान तय किए। आज बहुत सारे चौराहे हैं, सिविल लाइन का हो, दीनदयाल चौराहा हो। शहर के अंदर प्रवेश करने का, कटनी सिवनी से प्रवेश करें तो चाहे वो तिलवारा घाट से आने का रास्ता हो, चाहे वो रांझी से, डिंडोरी से आने का रास्ता हो, इन मार्गों पे हमने काफ़ी हद तक आधार ताल से विकास अंदर तक दी है। यहाँ मेडिकल की ओर भी हमारी चौड़ी सड़कें हैं। हम ये कह सकते हैं कि सड़कों के मामले में हम काफ़ी हद तक आगे बढ़े हैं। सुंदर सड़कें जबलपुर शहर को मिली हैं, लेकिन अभी पूरी तरह मिलना बाकी है। शहर की आंतरिक व्यवस्था में सबसे ज़्यादा व्यवधान हम सबको मिलता है वो है ट्रैफिक का। जी जी। और मेरी नज़र में पुरानी बसाहट होने की वजह से, योजना पूर्वक शहर ना बसने की वजह से ये समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं। उसमें सिर्फ शासन और प्रशासन का ही दोष नहीं है, कुछ दोष हमारे उस मानसिकता का है जो हम सड़क पर व्यापार करने की मानसिकता को लेकर चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल। सड़क पर वाहन पार्किंग करना, सड़क पर ठेले खोपचे लगाना, अपनी दुकान 20 फीट की दुकान को 30 फीट 40 फीट शहर के बाहर सड़क तक लगाना, ये हमारी उस मानसिकता का परिचायक है जिसके कारण कहीं ना कहीं शहर के विकास में अवरोध उत्पन्न होता चला आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें जागने की जरूरत है। सिर्फ सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे जब तक प्रयास इस लेवल पर ना हो कि जनता के अंदर जागृति आए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। क्या करना है सबको पता है, क्या नहीं करना है इसके बारे में हम सबको चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शहर में अवेयरनेस की कमी है। उस अवेयरनेस को लाने के लिए जितने प्रयास हो रहे हैं मुझे लगता है वो नाकाफ़ी हैं। प्रयास और होने की आवश्यकता है। यहाँ तक शहर को किस मंजिल पर जाना चाहिए। जी जी। हमारा शहर जबलपुर एशिया का वो पहला शहर है जहां सेना के 3 सेंटर हैं। जी जी। जैक, सिग्नल्स और ग्रेनेडियर के 3 सेंटर हैं। हमारे यहाँ ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रियां हैं। अब थोड़ा स्थिति बढ़ गई है, लेकिन पहले आज से 10-15 साल पहले शहर की 70% जमीन
इन सुरक्षा संस्थानों की और सेना के हाथ पास में थी। अभी शहर इस तरह बढ़ने लगा है तो ऐसा कह सकते हैं वो संख्या थोड़ी कम हुई होगी, लेकिन विकास के बहुत सारे ऐसे मामले जो सेना के कारखानों में लगते हैं, उनसे संबंधित रॉ मटेरियल हम कलकत्ता से और कहीं से बुलाते हैं। अगर वो छोटी छोटी इंडस्ट्री जबलपुर में लगाने का प्रयास हो, जो रॉ मटेरियल छोटे छोटे पार्ट जबलपुर में बनने लगे और सुरक्षा संस्थानों में हमारे वो पार्ट्स हमारे लोकल यहाँ का जो बेरोजगार व्यक्ति है वो अपनी इंडस्ट्री लगाकर बनाए, तो जबलपुर को थोड़ा सा विकास मिल सकता है। अन्य क्षेत्रों में अगर हम देखना चाहें तो अभी शहर में एक फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ है, लेकिन ये थोड़ा विलंब से है हमारे पास। एक फ्लाई अब तक कम से कम 2-4 फ्लाईओवर बनने चाहिए तो नहीं बन पाए। परंतु हम एक चीज जरूर कर सकते हैं कि रेलवे के अप्रोच के मामले में हम अन्य शहरों से बहुत अच्छे हैं। जबलपुर से आज जाने वाली जितनी ट्रेनें हैं हिंदुस्तान के प्रत्येक शहरों में जाती हैं। हम ये भी गर्व से कह सकते हैं कि हमारे समय में एयर कनेक्टिविटी अच्छी बढ़ी है। पहले हमारे एयरपोर्ट पर सुविधा नहीं थी, जानवरों का आना जाना था। आज एयरपोर्ट से हिंदुस्तान के प्रमुख शहरों को जा रही हैं और अभी जो एयरपोर्ट का विकास चल रहा है 550 करोड़ लेके, मुझे लगता है आने वाले समय में जबलपुर जो है इंदौर और भोपाल की टक्कर में खड़ा होने वाला शहर एयर कनेक्टिविटी के रूप में बनेगा। अब जब तक हमारे शहर में एयर कनेक्टिविटी और हवाई कनेक्टिविटी ठीक नहीं होगी तब तक व्यापार और उद्योग ठीक से नहीं आएंगे, इंडस्ट्रियां नहीं आएंगी। ये बिल्कुल प्राथमिकता है। अगर हम देखें तो हमारे जबलपुर का एक और विकास हो सकता है। पर्यटन के क्षेत्र में हम कान्हा देखें, पेंच देखें, बांधवगढ़ देखें, खजुराहो देखें, जबलपुर से बहुत नजदीक है, तो कहीं ना कहीं इसके विकास की संभावना पर है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हम सबने सरकार से अनेक बार मांगी की है, कुछ प्रतिनिधित्व भी हुआ है, कुछ कदम हम आगे चले हैं, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें हम सब के बीच में होना बाकी है। शिक्षा के क्षेत्र में हम कहना चाहते हैं कि जबलपुर बहुत आगे है। 4-5 विश्वविद्यालय हमारे यहाँ काम करते हैं, मेडिकल भी खुल गया, पशु चिकित्सा का भी खुल गया और 3-3 विश्वविद्यालय पहले से काम कर रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय हमारे पहले से काम कर रहा है, वो बेहतर तरीके से काम कर रहा है। न सिर्फ हम जबलपुर के बल्कि मध्य प्रदेश और उसके बाहर के लोगों को कृषि के क्षेत्र में शिक्षित कर पा रहे हैं। ऐसी बहुत सी संभावनाएं जबलपुर में है। भौतिक विकास में हम थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन बहुत जल्दी आगे आएंगे। सांस्कृतिक क्षेत्र है हमारा, मां नर्मदा हमारे यहाँ से गुजरती है। अनेक लोगों का पेट भरने के लिए, उदर पोषण करने के लिए हमारी नर्मदा के तीर्थ यात्रा लगातार चलती रहती है। नर्मदा के विकास के लिए बहुत से घाट आप सबने देखा बनाने का प्रयास भी किया था, बने भी, बहुत सुंदर घाट बने, नर्मदा का सौंदर्यीकरण हुआ। कुछ नाले नदियों का पानी ट्रीटमेंट प्लांट में जाना था, गया, कुछ अभी बाकी है। कचरे से बिजली बनाने का जबलपुर में पहला प्रयोग शुरू हुआ था, काफी हद तक वो सफल है। अभी पूरा कचरा हमको नहीं मिल पा रहा है, उसकी भी हमारे यहाँ एक तरह चल रही है। तो मैं कह सकता हूँ पिछले 15 सालों में जबलपुर कुछ कदम विकास के मार्ग में आगे बढ़ा है। अभी बहुत कुछ हमें जाना बाकी है। शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में हमारी बढ़ने की प्रबल संभावना है। न्यायिक राजधानी जबलपुर है। न्यायिक राजधानी में आज हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जितने जज काम कर रहे हैं उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है, परंतु फिर भी इतनी है कि इसके पहले 32 और 35 काम किया करते थे, आज 45 जजों की स्थिति है, जबकि छत्तीसगढ़ अलग बढ़ गया है। तो न्यायिक क्षेत्र में भी हमारी जो बोझ है वो बड़ा है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा योगदान है। एक नया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना दिया है, इससे जबलपुर की जनता को ठीक ठीक खड़े होने की, सांस लेने की जगह मिलेगी। इस तरह विकास के कई सोपान हमने तय किया। आपने बहुत सारी बातें बताई और लगभग सभी पहलुओं को छुआ। कुछ थोड़ी सी बात रह गई आपके मन में कि गति विकास की कम रही, जिसमें आपने फ्लाईओवर को जोड़ लिया या पर्यटन को जोड़ लिया, तो ये गति के कारण क्या रहे, आपको क्या लगता है? गति के कारण कभी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे मैंने आपसे पहले कि प्रॉपर कनेक्टिविटी ना होने के कारण उद्योगपति नहीं आए। जब उद्योग आता है तो उससे रोजगार उत्पन्न होता है, बहुत सारे साधन बढ़ते हैं, एक बड़ा कारण हो रहा है। दूसरा कारण हमारे यहाँ एक और रहा है कि हम सब राजनीतिक रूप से जब एक साथ होते हैं तो काम करते हैं। विरोध प्रजातंत्र में लाजमी होना भी चाहिए, जी, लेकिन आलोचना नहीं, सिर्फ समालोचना होना चाहिए। अभी वर्तमान समय में जो आलोचना का दौर चल रहा है उससे करने वाले काम जो है वो भी हाथों साहित होते हैं। मुझे लगता है एक बड़ा कारण ये रहा है कि हमारे कनेक्टिविटी की कमी थी। कनेक्टिविटी आपने कहा कि एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, रेल कनेक्टिविटी बढ़ी है, बनस्पत अगर सड़क मार्ग नाम बेहतर हुए हो, लेकिन रेल और एयर की आपने बेहतरी की बात की है। ये कनेक्टिविटी बढ़ गई, लेकिन इंटरनल जो पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं कि सामंजस्य नहीं हो पाता विकास की, वो किस हद तक सिर्फ अपनी पार्टी की बात है कि जबलपुर के नाम पर जब कोई आदमी आते तो समग्र की बात होती है? अंदर राजनीतिक रूप से अगर हम देखें विकास की बात करें तो किसी एक दल का ठेका नहीं होता। ये जबलपुर हमारी मातृभूमि और कर्मभूमि है, वो सबकी है। जिन्होंने
पर धरा पर जन्म लिया है या जिन्होंने यहाँ रोजी रोजगार प्राप्त किए और जो भविष्य में आके अन्न जल ग्रहण करते हैं, किसी एक पार्टी का नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि समग्र पार्टियों के लोगों के बीच में कभी एक मंच पर बैठकर इस तरह की बात नहीं होती। जब भी बात करने का प्रयास किया जाता है तब तक अपने अपने दलीय आधार पर, अपने दलीय हित के आधार पर बात करते हैं। इस कारण भी कई बार विकास की स्थिति में गड़बड़ होता है। इसको कभी सुलझाने के प्रयास हुए, आपको लगता है कि होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? इसके पहले कई प्रयास हुए, लेकिन वर्तमान में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जबलपुर आए थे और उनके आने के पहले सिर्फ आने का कोई कारण नहीं था, ये कहना था कि जबलपुर के विकास का विजन क्या हो। जी जी। इस बारे में हम सब ने बैठकर कलेक्टर साहब के यहाँ चर्चा की थी, लेकिन वो चर्चा भी सार्थक नहीं रही। लोग किसी का ट्रांसफर, किसी की बुराई, किसी की भलाई यही निकालते रहे। किसके पास क्या विजन है जबलपुर के लिए, उस विजन के बारे में बात थी कि सिर्फ बुराइयां निकालने से कोई कमी नहीं निकलती और सिर्फ बुराई निकालने का काम सब करते हैं। इस कारण मुझे लगता है कि हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसमें दूसरी बात आपने बोली है कि आम जनता का भी सहयोग की आवश्यकता है। उसके बाद राजनीतिक दल के आपस में सामंजस्य की जरूरत है इस मामले में, आप जो समझ पा रहे हैं कि इंडिविजुअल के भी हैं कुछ। एक्चुअली मानसिकता विचित्र सी हो गई है। अब आंदोलन करे तो राजनीतिक दल करे, संघर्ष करे तो राजनीतिक दल करे। जनता ने अपनी सहभागिता कभी भी शासन प्रशासन के साथ इकट्ठी नहीं की। जब भी बुलाने का किया था तो आप जो भी व्यक्ति आता है, वो किसी व्यापारिक संगठन का हो, किसी मजदूर संगठन का हो, जो भी संगठन आता है वो किसी न किसी राजनीतिक दल से प्रभावित होता है। तो जब भी वो आता है तो बात उसकी राजनीति की निकलती है। तो मुझे लगता नहीं कि आज कोई ऐसा मंच यहाँ जबलपुर में है या हो जो जनता का मंच हो, जनता के लोग आके निष्पक्ष रूप से अपनी बात कह सकें, अपनी बात कहें तो शहर का विकास होगा। उसकी कमी हम निश्चित रूप से महसूस करते हैं। हमने कोशिश यही की इस मंच के माध्यम से कि हम अपने जो हित हैं, स्वाहित हैं, उनको त्याग कर जबलपुर की बात करें। उसी के मद्देनजर आपको यहाँ बुलाया। आपके इस प्रयास की मैं की सराहना करता हूँ और आपको साधुवाद देता हूँ। बहुत अच्छा किया आपने। तो हमारी कोशिश है कि आप जो टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहे थे, जब हम कलेक्टर के साथ मीटिंग करने गए तो लोग अपनी अपनी बातों में निकाल दिए, इसको सुधारने के कुछ और प्रयास संगठन में कभी बात होती हो? भारतीय जनता पार्टी संगठन का एक्चुअली ये विषय ही नहीं है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मूल रूप से मैं संगठन ही का आदमी हूँ। सत्ता कैसी चले, सरकारी कैसे चले, ये एक्चुअली हमारे जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। लेकिन चूंकि हम संगठन से ही हम प्रतिनिधि भेजते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं परोक्ष दायित्व हमारा सबका भी होता है। मैं इसको स्वीकार भी करता हूँ और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण वर्ग चला करते हैं और हम निरंतर, अभी हमने प्रशिक्षण वर्ग संपन्न किया जिसमें ये हर एक विषय पर जो राष्ट्र से संबंधित होते हैं, जो क्षेत्र से संबंधित होते हैं, जो भाषा से संबंधित होते हैं, जो विकास से, उसमें हमारी क्या भूमिका हो, सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका हो, कार्यकर्ता की क्या भूमिका, इन सब बातों में हमारे प्रशिक्षण चलते हैं। मुझे लगता है कि आप अगर जबलपुर में देख रहे होंगे तो जितने भी आंदोलन हुए हमारी सरकार के समय भी, जी, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मैक्सिमम आंदोलन किया। भूल जाते हैं कि हम सत्ता में हैं, वो आज भी जनता के बीच में खड़े होते हैं। बड़ी आपने कहा कि आपका विषय नहीं है चूंकि अभी आप संगठन में हैं। अगर हम माने कि आप सत्ता में आते हैं तो विषय होगा ना आपका? जब मैं सत्ता में आऊंगा या संगठन में आऊंगा ये हमारी पार्टी डिसाइड करती है, इसलिए अभी कुछ बोलना जल्दबाजी होगी। मेरा बोलना उचित नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर आते, हम लोग ये मान के चल रहे हैं, एक बेहतर नेतृत्व को अगर कमाने मिलती है तो विषय होंगे ना? नहीं, नेता तो बहुत बेहतर है, लेकिन मेरी जितनी बुद्धि काम करती है, जबलपुर की पीड़ा से मैं पीड़ित होता हूँ, जबलपुर की खुशी से मुझे प्रसन्नता होती है। इसी धरा पर जन्म ले, अगर कभी भगवान ने, ईश्वर ने किसी किस्म का मौका दिया तो निश्चित रूप से कुछ अलग करने का प्रयास तो रहेगा ताकि रहे। मैंने संगठन में जो किया, अभी आपको बता दूं कि संगठन में मैंने इतने लोग जोड़े हैं आज तक कभी नहीं जोड़े। 53 मोर्चे और प्रकोष्ठ बनाकर मैंने पदाधिकारी जोड़ा, बहुत बड़ी फौज तैयार की है जो आने वाले 10 साल बाद दिखेगी। तो ऐसी कुछ नया करने का मन तो हमेशा मन में रहा करता है। कभी अगर ईश्वर ने कहा और पार्टी ने आदेश दिया तो उसको निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। हम सब ये मान के चलते हैं। लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ हैं, पर्यटन के विषय पर। बड़ा अच्छा लगा कि आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में ही जबलपुर को लेकर के पर्यटन के बारे में आपने एक इशारा किया। आपने कहा कि जबलपुर में रेलवेज़ का बहुत बड़ा अप्रोच है पूरे देश में, लेकिन जब रेलवे का उपयोग करके कोई पर्यटक जबलपुर स्टेशन पर उतरे तो जबलपुर में करे क्या? केवल भेड़ाघाट देखने के लिए जो हमारा प्रीमियर पर्यटक है वो जबलपुर नहीं आता। बहुत सारी ट्रेवल एजेंसीज़ की रिपोर्टें बताती हैं, जबकि जबलपुर में रेलवे की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। क्योंकि आपकी पार्टी से भी इसका एक संबंध है, राज्य सरकार से भी इसका संबंध है कि हवाबाग रेलवे स्टेशन का परिसर पूरा तरह से खाली है और वहाँ पे एक रेलवे म्यूजियम की बात हम लोगों ने भी उठाई थी, आम जनता की तरफ से भी एक स्वर उभरा था। लेकिन अभी पता चला है कि वो राज्य सरकार उसका अधिग्रहण कर रही है, रेलवे उसको ट्रांसफ़र कर रहा है उस ज़मीन को, तो रेलवे म्यूजियम बनते बनते उसका सपना दूर दिखाई देता है।
दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि आपने भी उस बात को कहा है, मुझे बहुत ही सुखानुभूति इसकी हुई है कि पर्यटन धर्म राजनीति और पार्टी से इतर विषय। जब भी हम पर्यटन की बात करेंगे तो हम उसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, पार्टी की बात नहीं करेंगे। यहाँ बहुत सारे ओल्ड सिमेट्रीज हैं जिनके तार दुनिया के तमाम देशों से जुड़े हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बताऊँगा, आपके सामने रखना चाहूँगा कि जबलपुर भारत के उन चुनिंदा शहरों में से, चुनिंदा मुश्किल से 4 या 5 शहरों में से है जिसकी तार दुनिया के तमाम देशों से जुड़े हैं। और पर्यटन वही है कि दुनिया के तमाम देशों के लोग हमारे शहर में आए, तो उसके यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसकी तरफ हमारे जो पर्यटन के जो जिम्मेदार लोग हैं उनका ध्यान नहीं जाता। जैसे कॉमनवेल्थ एक ग्रेवयार्ड है बिलहरी में, ओल्ड सप्लाई डिपो के सामने एक ब्रिटिश ज़माने का एक ओल्ड सिमेट्री है। ये सारे जर्जर अवस्था में हैं और उनके जो वंशज हैं वो तमाम उनके जो परिवार के लोग हैं आते हैं उन रूट्स खोजने के लिए। तो जब जबलपुर शहर में आएंगे तो रुकेंगे। समस्या है कि जबलपुर में हम 3 दिन पर्यटकों को रोक नहीं पाते। हमारे सारे स्पॉट जो हैं वो पिकनिक मनाने के लिए भेड़ाघाट जाते हैं। ये भावना लोग। तो जीएस ठाकुर जी के अगर हाथ में पर्यटन की कमान सौंपी जाए तो जीएस ठाकुर जी क्या सोचेंगे, इस शहर को किस तरह से ले जाना चाहेंगे, सपना क्या देखेंगे पर्यटन को? जबलपुर को पर्यटन हब बनाना है। सिर्फ जबलपुर अकेले में पर्यटन के पर्याप्त स्थान है और नहीं, ऐसा मैं कहना दोनों चीज़ समझता। अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से 30-40 किलोमीटर की दूरी है जहाँ फासिल से पत्थर से कुछ ऐसे देखने मिलते हैं जबलपुर में। जबलपुर में भेड़ाघाट तो देखा ही, भेड़ाघाट की सुंदरता देखने में पूरा एक दिन लग सकता है। अगर हम पुराने भेड़ाघाट और नए भेड़ाघाट के बीच की जाकर देखेंगे तो मां नर्मदा की सुंदरता भी देखने मिलती है। अभी लमेटा घाट में भी हम देखें तो लमेटा घाट में भी प्राकृतिक उसके महत्व के बड़ी चीज़ें मिलेंगी उस पर, लेकिन उसके पर उतना पर्याप्त नहीं है। अभी हमने एक प्रयास किया था स्टेशन, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर एक उसका गाइड देने के लिए काउंटर बना था पर्यटन का, जो बताता था कितनी दूरियाँ जहाँ है, लेकिन वो व्यवस्था नहीं हो पाई। यहाँ से बांधवगढ़ भी पास पड़ता है, यहाँ से कान्हा भी पास पड़ता है, यहाँ से खुजराव भी पास पड़ता है, यहाँ से पैंच भी पास पड़ता है। जबलपुर में टाइगर सफारी करने का एक प्रयास चल रहा है, अभी उस पर कानूनी दांव पे चल रहा है। अगर संभव हुआ तो बहुत जल्दी उस पर एक प्रयास चल रहा है टाइगर सफारी बनाने का। अगर वो जबलपुर टाइगर सफारी हमारे डुमना नेचर पार्क में बन जाती है तो मुझे लगता है एक और देखने की चीज़ हमारे जबलपुर में आ जाएगी। एक विज्ञान केंद्र भी बनने की स्थिति चल रही है। तो मैं आपकी बात सहमत हूँ कि अगर चला तो जबलपुर को पर्यटन हब बनाने की आवश्यकता है, ताकि जबलपुर से आने वाला व्यक्ति जबलपुर आए तो कान्हा भी जाए, पेंच भी जाए, बांधवगढ़ भी जाए, खजुराहो भी जाए, आकर जबलपुर से कहीं जाए, इसकी आवश्यकता है। और जबलपुर के अन्य जो विकास के हैं क्षेत्र जहाँ पर्यटन के क्षेत्र बना सकते हैं उनमें बनाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कुछ प्रयास में कमी है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि बढ़े उसका। उपाध्याय जी हमारे साथ है, उनका कोई सवाल? एजुकेशन से संबंधित सवाल है। अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 300-350 स्कूल ऐसे खोले जाएंगे गवर्नमेंट लेवल के, और जिसमें जो पुराने सरकारी स्कूल में मर्ज हो जाएगा। मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो स्टेप है, क्या ये उस मिथक को तोड़ने में कामयाब हो पाएगा कि हमें अपने बच्चे को प्राइवेट में ही भेजना चाहिए? सरकारी स्कूल के प्रति आज भी उदासीनता है लोगों की। तो ये जो कदम है कितना रंग लाएगा? फिर मैंने एक बात कही, ये कुछ चीज़ें जो है व्यवहार पे आती हैं कि आदमी राष्ट्र के प्रति कितने अपने दायित्व का वर्णन करता है। सरकारी स्कूल में जो हमारे अध्यापक काम करते हैं, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आप सब बैठे वे अपने दायित्व का कितना निर्वहन करते हैं। इतनी बड़ी पूंजी सरकार उन पर व्यय करती है, उसके हिसाब से वे हमारे छात्रों को पढ़ा पाते हैं क्या? उस स्तर की शिक्षा दे पाते हैं क्या? व्यक्तिगत स्वार्थ हावी है। देश के बारे में अगर वो सरकारी स्कूल के चिंता करने लगे तो मुझे प्राइवेट स्कूल की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन नहीं करने के कारण ये मानवीय कमी है साहब। इसको दूर करने के लिए कंट्रोल भी तो गवर्नमेंट करेगी। हम आप कंट्रोल करने का मतलब कार्रवाई करना, और हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी जी, उसका विकल्प देने बड़ी वाली बात है जी। और अभी आपने देखा कि 1000 सैनिक स्कूल हिंदुस्तान में बनाए जाए। जबलपुर में सेना का इतना बड़ा सेंटर, लेकिन सैनिक स्कूल नहीं है। तो सैनिक स्कूल है 1000 बनने हैं। प्रयास ये होगा हम सबका कि सैनिक स्कूल जबलपुर में बने, शिक्षा का स्तर थोड़ा सुधरे जबलपुर का। कहीं ना कहीं जबलपुर में एक बात बिल्कुल सही कि सरकारी स्कूलों की हालत ठीक नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ अकेली सरकार नहीं है, वो लोग भी हैं, समाज के वो लोग भी हैं जो अपने बच्चों को भेज देते सरकारी स्कूल में, उसके बाद ध्यान ही नहीं देते। मास्टर साहब आ रहे नहीं आ रहे, इसकी बड़ी परेशानी है। मैं स्वीकार करता हूँ इस बात से कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अभी उत्तम नहीं है। कुछ सरकारी स्कूल अच्छे भी हैं, लेकिन अधिकतर सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हैं। लेकिन ये कदम से कुछ न कुछ राहत मिलेगी, ऐसा मानना? निश्चित रूप से। डिजिटल इंडिया एक्सप्रेस से राकेश मिश्रा है, उनका कोई? जबलपुर में विकास की संभावनाएं आपने देखी सारी,
अभी भूमाफियाओं के खिलाफ काफ़ी कार्रवाई हो रही है। आम जनमानस में और सभी लोगों में एक सवाल है कि लंबे लंबे मंजिला इमारतें बन जाती हैं, डायरेक्ट कार्रवाई उस पर की जा रही है जिसका अवैध कब्जा है। उस वक्त क्यों नहीं ये शासन प्रशासन ने रोक लगाई जब एक तहसीलदार एक कलेक्टर न जाने कितने रिटायर होकर चले गए। एक मौलिक सवाल है, इस पर आप कानून की दृष्टि से किसे मुजरिम मानते हैं? मैं ये बात कहने में मुझे कतई संकोच नहीं कि व्यवस्थाओं में कमी के कारण ये सब होता है, और व्यवस्थाएं हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं, कभी किसी दल के पास और कभी किसी दल के पास। ये दल का मामला नहीं है, ये हमारी उस प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट की कमी है जो हमेशा चीज़ों को इग्नोर करने की आदी हो चुकी है। वो उन अधिकारियों पर दायित्व का होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में बना कैसे, ये नहीं बन पाता। जब तक हम दायित्व का निर्धारण नहीं करेंगे, जवाबदेही तय नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें बनेंगी। भूमाफियाओं ने निश्चित रूप से गलत कार्य भी किए, लेकिन मैं फिर ही कहता हूँ कि जब जाके तब सवेरा। सब हमने पहले गलती की थी, गलती हो गई, प्रशासन से हुई, किससे हुई, सरकार में होने का हम कह सकते हैं हमसे गलती हुई, लेकिन हमसे पहले की सरकार थी वो कभी नहीं कहेंगे उनसे गलती हुई। ये जो कमियां थी वो हैं, लेकिन उन कमियों को सुधारा ना जाए तो ये कहावत ना माना कि अंधेरा बहुत घना लेकिन दीप जलाना कहाँ मना। उन अधिकारियों को भी कार्रवाई की कोई व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के शासन में है, सत्ता में है, कुछ ऐसा प्लान कर रही है क्या? इस बात पर आंतरिक रूप से चर्चाएं हुई हैं कि जो अधिकारी की गड़बड़ी पाई जाती है उसकी जवाबदेही तय करके कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पर चर्चा चल रही है। एक सवाल है, शहर भाजपा अध्यक्ष हैं, जबलपुर में जिला कलेक्टर है, उन्हें कलेक्टर के अलावा एक अच्छी व्यवस्था जिसकी वाहवाही शहर में हो रही है, केयर बाय कलेक्टर, शासन को भी दिख रहा होगा कि उसमें फटाफट काम हो रहे हैं। एक अलग से व्यवस्था, पैरेलल व्यवस्था भी जम रही है शहर में, तो इस पर सरकार को दिखता नहीं है क्या कि पैरेलल व्यवस्था कितना बढ़िया काम कर रही है? जैसे हम तनख्वाह दे रहे हैं, सरकार तनख्वाह दे रही है, वो क्या है ये दिखना चाहिए। इसको किस नजर से देख रहे हैं आप? ये पैरेलल व्यवस्था में समझ नहीं पाया क्या बोलना चाहते हैं। कलेक्टर केयर बाय कलेक्टर है, इन्फॉर्मेशन का सेंटर बनाया इन्फॉर्मेशन का सेंटर कलेक्टर ने बनाया है, जिसको बहुत जबरदस्त रूप से काम कर रही है वो, और सरकार की ओर से कलेक्टर भी बैठाया जाता है शहर में। कुछ कानूनी दाव पेच भी बोल जा रही, राजस्व रेवेन्यू से रिलेटेड सारे मामले, आम आदमी आम जनता के काम इवन मतलब राशन कार्ड बन सीधे रास्ते से सूचनाएं आती है, हाँ, डायरेक्ट उनके पास आ रही है, तो करप्शन ये सामने दिख रहा है, वहाँ काम हो रहा है और वहाँ काम नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी जो कि एक फोर्स से काम करती है और व्यवस्था को सुधारने में भरोसा रखती है। आप अगर इसको देखें तो ये काम भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया होगा, और मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बात करने का, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात करने का, उनके पोर्टल में डालने का काम भी शुरू किया है। ये व्यवस्था में कमी के कारण ही रास्ते खोजे जा रहे हैं, और सतत हम उन्नतशील मार्ग की खोज में हैं ताकि लोग कम आए। एकल खिड़की प्रणाली बनाने की व्यवस्था की, अब ये तय होने लगेगा कि हमने अगर रजिस्ट्री कराया तो नामांतरण अपने आप हो। कुछ डिजिटल इंडिया का मामला चला, उस पर कहीं ना कहीं वो कर्मचारी जो लंबे समय से बैठे, जिन्हें या तो ज्ञान नहीं है या जो उसकी कार्य प्रणाली से व्यक्तिगत लाभ होने के डर के कारण नहीं करते, तो ये व्यवस्था गड़बड़ है। मुझे लगता है पीढ़ियां बदल रही हैं साहब, वक्त बदल रहा है, कुछ दिन और लगेगा, अच्छा दिखेगा और बहुत अच्छा दिखेगा। लेकिन मैं बता दूं ये व्यक्तिगत रूप से कलेक्टर करमवीर शर्मा का बनाया हुआ काम है, शासन का नहीं। कलेक्टर भी तो शासन का ही प्रतिनिधि हैं, इसलिए अगर मान लीजिए कलेक्टर के काम कोई विरोध कर रहा होता तो कैसे चलता है? इसका मतलब है सरकार की सहमति तो है। एक सवाल और, दलगत राजनीति पर आप क्या कहते हैं कि जिस तरीके से सबके बयान आ रहे हैं कैबिनेट मंत्री को दर्जा न मिलने के लेकर, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद से काफ़ी कुछ मतलब परिवर्तन की लकीर ऐसी दिख रही है, उस पर क्या कहते हैं? सत्ता में आने के पहले भारतीय जनता पार्टी ने कुछ वादे किए थे, और उसके वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के त्याग तपस्या की वजह से भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आई है। 15 महीने के झटके ने बता दिया था कि कहाँ हमसे कमी हुई है, उन कमियों को सुधारने का प्रयास भी चल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ जो वादे किए गए थे वो वादे निभाने में कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं को थोड़ी पीड़ा हो रही होगी, अवसर कम हो रहे होंगे, लेकिन आने वाले समय में वो ठीक होंगे। और मैं इसको गलत नहीं मानता, अगर वादा खिलाफी कर हम बेईमानी करते तो गलत होता। अगर कुछ कर रहे हैं इस स्थिति में और वो भारतीय जनता पार्टी के रूप के अनुरूप नहीं चलेंगे तो बहुत दिन तक साथ नहीं चलेगा। साथ तब चलेगा जब वो भाजपा के अनुरूप चलेगा। नीलेश चौधरी हमारे साथ है, टाइम्स ऑफ इंडिया से। नीलेश भैया, प्राय ये देखा गया है कि कई बार पॉलिटिकल बात करता हूँ, पॉलिटिकल कई बार एक ही सीट पे लोगों को 3-4-8 राउंड में दिया जाता है। एक ही सीट पर एक ही सीट पे एक ही व्यक्ति को रिपीट करवाया जाता है। कई जगह
चाहिए या ऐसा ही जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं आप। जनप्रतिनिधि एक ही सीट पर लगातार अगर संगठन उनको तय करता है तो किसी न किसी मापदंड के तहत तय करता है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अवसर की समानता से लोगों को अवसर मिलना चाहिए। और ये स्वयं अगर तय है, जैसे लोगों मोदी जी ने कहा कि हम गैस कनेक्शन छोड़ते हैं, तो हम उम्मीद करेंगे उन लोगों से जिन्होंने लंबे समय तक सरकारें में रहे हैं, वे आने वाले समय आने वाली पीढ़ियों को मौका दें, ऐसी संगठन की अपेक्षा तो रहती है उनसे। अनिरुद्ध सिंह उनका जब भी कोई पार्टी चुनाव में जाती है तो लीडर अपनी बातों को रखते हैं और उनको वोट मिलते हैं, जनता उनको चुनती है। लीडर जो है अपनी बातें जनता तक पहुंचाते हैं। आज जो हम कहते हैं कि जनता जागरूक नहीं रह रही, तो क्या लीडर का दायित्व नहीं बनता है कि जनता को जागरूक भी करें और वो बातें रखें, जो मंच वगैरह जो उपलब्ध कराएं। लीडर दायित्व ये भी कहीं ना कहीं बनता है, ये सब कह के नहीं कर सकते कि जनता जागरूक नहीं रहती। जनता जागरूक करना लीडर काम है, तो लीडरों की कहीं ना कहीं रही गई। एक अकेले लीडर के बस का पूरी जनता को जागरूक करना नहीं है। जब तक आप सबका साथ नहीं होगा हम जागरूक कर ही नहीं पाएंगे। आप वो माध्यम है जो हमारी आवाज़ को जनता तक पहुंचाते हैं। मोदी जी ने झाड़ू लगाने की बात की, संदेश दिया। मोदी जी ने गैस की बात करी, उज्ज्वला की, लोगों ने सहयोग दिया। शिवराज जी कर रहे हैं, सहयोग मिल रहा है। लीडर आवाज़ उठा रहा है, लेकिन हम किस सशक्त आज भी उन क्षेत्रों में जहां हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, वहीं से प्रॉब्लम है साहब। जिनके पास आवाज़ पहुंच गई वहां समस्या नहीं है। जागरूक बिल्कुल नहीं हुए मैं नहीं कह रहा हूं, लोग जागरूकता की कमी है, हुए हैं लोग जागरूक, लेकिन कमी है अभी भी जागरूकता। उस कमी को दूर करने की बात कर रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं? आपका सहयोग मिलेगा तो उस कमी को दूर करेंगे, 100% दूर करेंगे। हम तो उसी को लाएंगे कि आप उस प्लान आपका ये प्रयास भी उसी दिशा में चल रहा है और हमारे भाजपा का ये प्रयास होगा हमेशा कि जो राष्ट्र हित की बातें हैं, जो व्यक्ति विकास की बातें हैं, उन बातों को हमेशा कहेंगे और आप सबके माध्यम से जनता तक पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे। आपने आरंभ में सड़कों के डेवलपमेंट की बात कही थी कि चहुं ओर से बेहतर सड़कें हो गई हों और रास्ते खुल गए हैं, लेकिन हम जब भी अभी निकलते हैं शहर में, जब हम नगर की बात कर रहे हैं, जबलपुर की बात कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि शहर की सड़कों की गुणवत्ता की एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। मतलब पिछले 15 वर्षों में देखें हैं ना, तो उसके पहले कांग्रेस के शासनकाल में एक सड़क बनी हुई जो कभी कभी बीजेपी के नेता भी उदाहरण देते हैं मॉडल रोड का, उसके पैरेलल कोई डेवलपमेंट या सड़क नहीं बन पाई है, बनी है तो वो थोड़ी कहती है। ये थोड़ा कारण क्या है? निश्चित रूप से गुणवत्ता पर जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया जा सका है और सरकार के पास सेवा अधिकारी ही उसकी आंख और कान होते हैं, वही होते हैं जो उसकी बात जानकारी देते हैं। एक इंजीनियर हमारे परिवार से पढ़कर बनकर जाता है तो ऐसा माना था वो देश का भला करेगा। जब इंजीनियर कहता है टेस्ट करके कि ये ठीक हो गया, तो किसी सरकार के पास कोई अधिकारी के पास कोई और मापदंड नहीं होता। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, आदमी के अंदर का ईमान जाग जाए, देश प्रेम जाग जाए, तो गुणवत्ता भी सुधर जाएगी और हम सब कुछ व्यवस्थाएं में सुधार आएगा। अच्छा, पिछले 15 वर्षों के डेवलपमेंट के जो कॉन्सेप्ट है अपन उस पर चर्चा कर लें। नगर निगम की कि जब राइट टाउन का स्टेडियम स्मार्ट सिटी के माध्यम से बनने वाला था, तो पहले भारतीय जनता पार्टी का एक विरोध हुआ था कि मतलब जो एक्वायर किए हैं गाँव परिसीमन के जरिए वहाँ बना जाए, ऐसी बात चली थी। विरोध हुआ, फिर कुछ समय बाद वो बन गया। अगर वो बाहर बनता तो एक हमारे पास खेलगांव होता, पहले भी हम चर्चा कर चुके और भी लोगों से। एक दूसरा होता एक पुराने स्टेडियम भी होता, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ तो लगातार हो रही है, तो हमको चाहिए तो है स्थान। अगर हम उसी में रहें, इसी माध्यम से हम भंवर ताल उद्यान को ले लें कि जितना पैसा उसमें इन्वेस्ट किया है उस करीब अगर बाकी उद्यान में लगाते तो और जो लोगों को भी वो सुविधाएं मिल पाती। मानव भवन में भी वो हुआ है, अब तो खैर बाकी सेंटर बन भी रहे हैं। तो डेवलपमेंट का ये जो कॉन्सेप्ट है कि रेनोवेशन करो, नए निर्माण में कमी आ रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या अभी तक नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन अभी सरकार ने और हम सब ने भी बैठकर तय किया था कि एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्तर के क्रिकेट के लिए एक मैदान बनाना चाहिए और उसके लिए मुझे लगता है रानीताल के जो बाकी हिस्सा उस पर विचार किया गया और माननीय कलेक्टर महोदय से कुछ जमीन के बारे में भी अलॉटमेंट का हुआ है। मुझे लगता है कि 1 माह या 1.5 माह 2 माह के अंदर वो जमीन तलाश ली जाएगी और उस पर कार्य होगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट बन सके। मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि जो शहर में बचे उनका रखरखाव होना चाहिए, लेकिन विकास के लिए शहर के बाहर जाने में भी कोई बुराई नहीं है और इस तरह के क्रिकेट का स्टेडियम बनना चाहिए, गार्डन भी बनना चाहिए। एक सवाल और हम पूछते थे, स्मार्ट सिटी के बहुत सारे काम शहर में चल रहे हैं जो एरिया में हो रहे हैं। आप कभी निकले, आपका अवसर मिले, निकलते भी होंगे, तो नगर निगम ने सड़कें बनाई, उनके पेरीफेरी में फुटपाथ बनाए, पेवर ब्लॉक लगाए, लेकिन काम के जरिए वो उखाड़े और ठेकेदार उखाड़ के चला गया।
अब वो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कहीं गिर रहे हैं, कहीं फूल खा रहे हैं, कोई ले जा रहा है, तो क्या संगठन कभी ये प्रेशर डाले कि जो भी ठेकेदार काम करे तो उसको एज इट इज करके जाए? ऐसी कोई बात करेंगे क्या? आज आपने ध्यान दिलाया, कुछ स्थान देखे थे, लेकिन निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि जवाबदेही तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन संबंधित अधिकारियों को और अपने जनप्रतिनिधियों को, मंत्रियों को, सरकार को इस बात की चेतावनी देगा कि जिसने काम किया है उसकी जवाबदेही और समय तक जवाबदेही तय करने किया, नहीं किया तो उसको पेनलाइज करना चाहिए। ये आपके सुझाव से मैं सहमत हूँ। हमारी सारी बातें हुई। हमारे आप ही के साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के, सवाल आया है कि 1600 वैक्सीन जिले में खराब हो गई, उसका जिम्मेदार कौन है? 1300 वैक्सीन खराब हुई तो जिनने रख रखाव की जवाबदारी थी निश्चित रूप से उनकी जवाबदारी है, और आज ही मैंने पेपर में पढ़ा है। अभी तक मुझे इसकी प्राथमिक जानकारी है। कोशिश करेंगे हम CMHO जो बदल गए, जिनको मैं चाह रहा था ना बदले, बदल गए हैं। अब उस बदलने के दौरान कैसी घटना घटी है, मुझे लगता है कि इस पर मुझे भी जानकारी देने की जरूरत है। पॉलिटिकल रूप से प्रेशर बनाया जाता है कानूनी दांव-पेच के जुडिशियल कानून की वजह से। कैसी पॉलिटिकल प्रेशर भी बनाया जाता है, कानूनी दांव-पेच के मामले होते हैं जुडिशियल पर। ये भी सवाल एक आमतौर पर व्यक्तिगत रूप से करते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जुडिशली पर कोई प्रेशर बनाए ऐसा हिंदुस्तान में संभव नहीं है और हुआ भी नहीं है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जुडिशली अपने अधिकारियों के साथ बैठकर कब क्या तय करती है, जो कई बार न्याय की परिधि में नहीं आता। तो ये जुडिशली में बैठे अधिकारियों को भी आत्मचिंतन और आत्मावलोकन करने की जरूरत है कि वास्तव में वो किन मामलों में हस्तक्षेप करें और किन मामलों में हस्तक्षेप न करें। ये उन्हें आत्मावलोकन की चिंता की जरूरत है। जुडिशली को प्रभावित नहीं कर सकता, मैं नहीं मानता ऐसा। हमारे एक साथी अनिमेश जी हैं, उनका भी एक सवाल है। जी, कार्यकाल काफी समय का हो गया, आप अपनी कार्यकाल मेरी नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी रोकी गई है। रोकी नहीं गई है, उसके एक प्रोसेस चल रहे हैं कि कार्यकारिणी में सभी समाज वर्ग का, सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व हो, इस नाते वो कार्यकारिणी बनेगी। पूरे जबलपुर के 56 जिलों की कार्यकारिणी अभी नहीं हुई है, मेरी अकेली नहीं। इन्हीं से जुड़ा एक सवाल है, इसको आगे बढ़ाएंगे हम। संगठन अपने हिसाब से कितने लंबे समय से चला आ रहा है, सत्ता में भी है और बीजेपी तो निरंतर काम करती है। संगठन अपने हिसाब से चीज़ें तय कर लेता है, कब कार्यकारिणी बनानी है। एक दौर था कि संगठन की सारी चीज़ें टाइम टू टाइम होती थी, पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है। इन्हीं कई सवाल में अब संगठन में परिवर्तन की बयार चल रही है, युवाओं को अधिक मौका दिया जाए, योग्यता को अधिक मौका दिया। हमसे जैसे हम सबसे अपेक्षा है कि व्यापार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे उद्योगपति जो देश को दिशा दे सकते हैं, विजन दे सकते हैं, उनको भी अपने साथ रखा जाए। इसलिए जब खोज होता है, ये प्रसव काल है परिवर्तन का, इसलिए थोड़ा परेशानी तो होती है। अच्छी बात, इसी को जोड़ देते हैं हम कि जो बौद्धिक वर्ग है उसको किस तरह जोड़ रहे हैं आप? कि अभी तक सरकारों में, जो भी सरकार आई उनमें एक ही वर्ग का कब्जा रहा है, वैचारिक रूप से। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा अगर देखें तो हमने जब भी घोषणा पत्र बनाने की बात की, तब तक हमने चाहे विधानसभा को या लोकसभा को, हमने शहर के बुद्धिजीवी वर्ग को अलग अलग स्थानों पर बुलाकर उनके सुझाव न सिर्फ आमंत्रित लिए बल्कि उनके सुझाव को शामिल किया है। इसलिए मैं वो डायरेक्ट रूप से सीधे राजनीति में क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहते। उनकी अपनी व्यस्तताएं होती हैं, लेकिन वे अपने विचार के माध्यम से हमसे जुड़े हैं। अब हमारा प्रयास ये चल रहा है कि कुछ युवा जो सीधे विभिन्न क्षेत्रों से राजनीति में जुड़े, उनको हम अपने साथ जोड़ने का प्रयास सरकार की जो विभिन्न परिषदें हुई उनकी बात कर रहा हूँ। सरकार की जो परिषदें होती हैं, साहित्य परिषद है, अलग अलग परिषदें, जबलपुर का योगदान बहुत कम है साहित्य कला में। बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी दायित्व अभी तक नहीं है जो उनको मिल पाया। मेरे ध्यान में ना पुरस्कारों पर आया, ना पद्म पुरस्कारों पर कोई प्रयास हुई नहीं। मेरे ध्यान में ये चीज़ें नहीं है संगठन के कारण। मैं आपने आज बात दिलाई, मैं माननीय मुख्यमंत्री से अभी शाम को इस बारे में बात करूँगा। एक प्रश्न और ये है कि आपकी कार्य योजना क्या है नई नगरीय चुनाव को लेकर जो आने वाले? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन पढ़ने वाला विद्यार्थी है, उसे परीक्षा के समय पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि साल भर हम पढ़ते हैं। हमारी बूथ स्तर से लेकर मंडल से बूथ स्तर तक की एक एक कमेटियाँ तैयार है, जो एक पन्ना जो 60 लोगों का होता है, हमारे ऊपर 60 लोगों पे भी एक व्यक्ति की नज़र है। इसलिए हमारी रचना तैयार है, सेना हमारी तैयार है। जिस दिन आदेश होगा हम युद्ध के मैदान में लड़ जाएंगे। सेना तैयार। कॉफी हाउस विचार मंच के बहुत विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, अध्यक्ष नगर के
एडवोकेट GS ठाकुर जी, और समग्र रूप से उनने अपनी बात रखी है, हर पहलू को उनने छुआ है, और उनकी भी वही संकल्पना है जो हमारे कॉफ़ी हाउस विचार मंच की है कि हमारा शहर भी देश के मानचित्र पर अलग नजर आए। लेकिन एक पीड़ा शहर की भी है, तो हम उसकी तरफ से संभवतः ये कह सकता है, शहर की सीधे सच्चे वासिंदे हैं बस्ती के, दानिश इन पर जादू करना ठीक नहीं। एक बार हम अगली बार फिर नए शख्सियत से आपका परिचय कराएंगे, शहर की संभावनाओं विकास पर बात करेंगे। हम 2-3 मिनट का और समय ठाकुर साहब का चाहते हैं। शर्मा जी, शर्मा जी, राकेश, अनवेश, आइए राकेश, हम सब लोग आपके साथ ही मुहिम में शामिल हैं। आप सब लोगों की हम भी आपके साथ हैं साहब, बिल्कुल ताकत के साथ हैं। जी, हम आपकी शहर ताकत से ही शहर आगे शहर के निवासी पहले, बाकी सब बाद में। और शर्मा जी आइए, राकेश आइए, शर्मा जी, शर्मा जी बड़ा काम पर्यटन पर कर रहे हैं। हाँ, शर्मा जी का पर्यटन का आइए राकेश, आओ राकेश, विशेष ठीक है। क्या होता है कि अरे 2 मिनट में बैठना। पंडित जी की फोटो खींच लो भैया। हाँ, अरे चौबे जी की अकेले खींचो, वो जाएगी अकेले किसी चाहते अकेले रहे वो। बैठिए बैठिए। क्या प्रदीप, मीडिया के मित्रों को कैसा लगा? अभी आप जबलपुर महानगर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष GS ठाकुर के विचार सुन रहे थे शहर विकास की संकल्पना को लेकर कॉफी हाउस विचार मंच पर। अगले शनिवार फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे और पूछेंगे कि उसके मन में कैसा है जबलपुर, कैसी संकल्पना है जबलपुर की। फिलहाल नमस्कार।